नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भारत का भौगोलिक परिचय। इससे पहले भारत का भौगोलिक परिचय पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है भारत का भौगोलिक परिचय पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय पार्ट 2। देखिए, भारत की सीमाओं की हम लोग बात करते हैं तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। अर्थात ये जो है भारत की सीमाएं हैं ये प्राकृतिक, अधिकांशतः प्राकृतिक हैं। इनको तकनीकी रूप से फ्रंटियर्स कहा जाता है। भारत की सीमाओं पर अवस्थित राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो भारत की सीमाओं पर कुल 7 राष्ट्र अवस्थित हैं। अर्थात भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनके नाम आप लोग को याद रखना है। तो भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश अवस्थित हैं। कितने देश अवस्थित हैं? 7 देश। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं तो वो नाम याद रखिए, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दोस्तों यहाँ ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं भारत की सीमाओं से लगती हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है तो सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश के साथ। फिर क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है तो कितने किलोमीटर की लगती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है वो होती है 4096 किलोमीटर की। 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, भारत की लगती है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा की बात हो गई। अब सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करते हैं तो भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा जो लगती है वो लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है और ये लगभग 105 किलोमीटर के करीब लगती है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों में 80 किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सीमा जो है अनडिवाइडेड भारत के साथ लगती थी अफ़गानिस्तान की। अगर अफ़गानिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि निम्न में से किससे सबसे छोटी सीमा रेखा लगेगी, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा भूटान। भारत की अफ़गानिस्तान अगर ऑप्शन में नहीं देते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा लगेगी तो वो लगेगी भूटान के साथ, मात्र 699 किलोमीटर की। कितनी? 699 किलोमीटर की। यहाँ एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो श्रीलंका है हिंद महासागर में अवस्थित एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका की भारत से स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें श्रीलंका ऑप्शन में ज़रूर दिया जाता है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। क्योंकि भारत जो है श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका से किससे अलग होता है? पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। और यहाँ पर एक आदम ब्रिज है। क्या है? आदम ब्रिज है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आदम ब्रिज जो है किसके किसके मध्य अवस्थित है? श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य अवस्थित है। और इसी आदम ब्रिज पर जो है पंबन द्वीप है। आदम ब्रिज से संबंधित क्या है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। अब आपको समझ में आ गया है ना? आदम ब्रिज श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। आदम ब्रिज का संबंध अगर देखा जाए तो पंबन द्वीप से है। और रामेश्वरम जो है किस राज्य में पड़ेगा? बताइए, कमेंट्स में नीचे बताइए। रामेश्वरम इस पंबन द्वीप पर अवस्थित है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं ये जो सीमाएं लगती हैं तो इन सीमाओं को कुछ नाम दिया गया है। जैसे इधर पाकिस्तान है आपका, इधर क्या है? पाकिस्तान है।
यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ चीन हो जाता है, यहाँ नेपाल हो जाता है, यहाँ भूटान हो जाता है, यहाँ म्यांमार हो जाता है और यहाँ बांग्लादेश हो जाता है। ये जो है इस तरीके से। अब भारत की और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा है, इसको कुछ नाम दिया गया है। भारत और पाकिस्तान की ये जो स्थलीय सीमा रेखा है, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ सीमा रेखा। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ। इसको ध्यान रखिएगा कि रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। इसका जो निर्धारण किया गया था वो अगस्त 1947 में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा अगस्त 1947 में निर्धारित किया गया था और ये निर्धारित किया गया था बॉर्डर कमीशन के द्वारा। बॉर्डर कमीशन इंग्लैंड से आया था और उसके जो हेड थे सर हेनरी रेडक्लिफ नाम था, उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा रखा गया। इसके बाद बात करते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसको कहा जाता है मैकमोहन सीमा रेखा। चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा लगती है उसको क्या नाम दिया जाता है? मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था ये 1914 में किया गया था। मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था और ये शिमला समझौते के बाद अस्तित्व में आया था मैकमोहन सीमा रेखा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ राज्यों की, और चूँकि राज्यों के साथ भी इनकी सीमाएं लगती हैं। भारत के बात करें तो राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? भारत में राज्यों की संख्या 28 है और इन 28 राज्यों में से टोटल 17 राज्यों की सीमाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो भारत के 28 में से 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य के नाम याद रखिएगा, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, राज्य हैं। इसके बाद 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भी स्पर्श करते हैं और तटीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात या तो बंगाल की खाड़ी वाले तट पे अवस्थित होंगे या फिर अरब सागर वाले तट पे अवस्थित होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो राज्यों की सीमाएं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो एक एक करके लेते हैं हम लोग। जैसे पाकिस्तान से बात करते हैं। तो पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो पाकिस्तान से जो भारत के राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के साथ किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है इन राज्यों के साथ। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लगती थी। चीन के साथ बात करते हैं तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगेगी जो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा लगेगी, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगेगी, उत्तराखंड की सीमा लगेगी, सिक्किम की सीमा लगेगी और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगी। तो इन राज्यों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। नेपाल के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेपाल के साथ आपके उत्तराखंड की सीमा लगेगी, उत्तराखंड राज्य की सीमा लगेगी, उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी, आपका बिहार की सीमा लगेगी, बिहार की सीमा लगेगी। इसके अलावा आपके पश्चिम बंगाल की सीमा लगेगी और सिक्किम की सीमा लगेगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। क्लियर। भूटान से हम लोग बात करते हैं।
तो भूटान से जो है आपकी जो सीमा लगेगी वो लगेगी, असम की सीमा लगेगी, सिक्किम की सीमा लगती है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगी, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया। इन राज्यों की सीमाएं किससे साझा करती हैं? भूटान के साथ साझा करती हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो बांग्लादेश से मिलता है, और बांग्लादेश में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर आप लोग ये इन देशों के साथ जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनको तो आप लोग ध्यान रखिए, उसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं लगती हैं उसको भी ध्यान में रखिए। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। तो इसकी कौन कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है, असम की लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है। लास्ट हम लोग बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ जो भारत की राज्यों की सीमाएं लगती हैं उसमें लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सब राज्यों की सीमाएं जो हैं म्यांमार के साथ लगती है। तो ये भारत के राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। टोटल अगर पूछा जाए कि भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं, तो टोटल 17 राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अर्थात ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनकी सीमा लगती है और ना ही तटों से उनकी सीमा लगती है। तो वो 5 राज्य आपको याद होने चाहिए। 5 राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं आपके, एक है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य भारत के ना तो समुद्र को स्पर्श करते हैं, सागर के तट को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के 2 राज्य ऐसे हैं। कितने? 2 राज्य जो तट को भी स्पर्श करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। तो भारत के 2 राज्य जो तटों को भी स्पर्श करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं वो हैं, एक आपका गुजरात है। गुजरात ये तट को भी स्पर्श करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करता है। दूसरा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। अब गुजरात जो है कौन से तट को स्पर्श करता है? तो ये अरब सागर को स्पर्श करता है, अरब सागर के तट को स्पर्श करता है। और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है गुजरात? तो वो स्पर्श करता है पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा
पाकिस्तान के साथ साझा करता है और किस सागर के साथ अपने तट को साझा करता है, तो अरब सागर के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी, किससे? बंगाल की खाड़ी से स्पर्श होता है। और देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के 9 राज्य, कितने? 9 राज्य हैं जो तट पर अवस्थित हैं। तो भारत के तट पर कितने राज्य अवस्थित हैं? तटीय राज्य अगर पूछा जाए 9 राज्य हैं, ये तटीय राज्य हैं भारत के। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? और पूर्वी तट, पश्चिमी तट पे कि पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, वो आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका पूर्वी तट हो गया जो बंगाल की खाड़ी से लगता है, और ये आपका पश्चिमी तट हो गया जो अरब सागर से लगता है। तो भारत के तटीय राज्य को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर गुजरात है, ये भारत का तटीय राज्य है और किस तट पर है? पश्चिमी तट पर है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, अर्थात ये भारत के तटीय राज्य हो गया। और किस तट पर हैं? ये पश्चिमी तट पर है। तो अगर पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य अवस्थित हैं, तो 5 राज्य अवस्थित हैं, है ना। और मैंने टोटल कितना बताया? 9। तो पूर्वी तट पे कितने राज्य होंगे? तटीय राज्य 4 होंगे। आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु होगा, भारत का तटीय राज्य है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा, यहाँ पर आपका उड़ीसा होगा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ये भारत के तटीय राज्य होंगे। अर्थात भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 हैं। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5 हैं। और टोटल 9 तटीय राज्य हो गए। अब इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो बात करते हैं गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है। तो सबसे लंबी हो गई गुजरात की तटीय सीमा, और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी हो जाएगी? गोवा की हो जाएगी। ये सबसे छोटी तटीय सीमा हो जाएगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान निकोबार का सबसे लंबा तटीय सीमा होता है, लेकिन मुख्य भूमि की हम लोग बात लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने आगे टॉपिक पर। अब हम लोग बात करते हैं भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की। किसकी? भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की। समुद्री सीमा की प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। देखिए, जो तट होते हैं, इन कटे फटे तटों को मिलाते हुए एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है। हम लोग इस तट को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। इस तटों मतलब कटे फटे जो तट होते हैं, इनको सीधी रेखा, ऐसे काल्पनिक रेखा, इनको मिलाते हुए खींच ली जाती है, और इस काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। अर्थात किसी राष्ट्र का समुद्र में कितने दूरी तक किन क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो सकता है, उनके कौन कौन से संसाधनों पर वो अधिकार कर सकता है, इस चीज़ को उस देश की या उसकी प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, देखिए, समुद्री दूरी को जो है नॉटिकल मील में मापा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.85 किलोमीटर।
अब मैं जो बता रहा था आप लोग को कि ये जो तटों से एक आधार रेखा मान ली जाती है, तो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितना 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, ये जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। अर्थात इस दूरी में, इस क्षेत्र में भारत, इस क्षेत्र में उपयोग करने के भारत को संपूर्ण अधिकार दिया गया है इस प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील में। फिर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, कितना आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, इस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में साफ सफाई करने का अधिकार होगा, सीमा शुल्क लेने का अधिकार होगा, अर्थात वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, कितना 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, इस क्षेत्र को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार हो सकता है? तो इस क्षेत्र में भारत जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करवा सकता है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करवा सकता है। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील की दूरी तक संपूर्ण अधिकार होगा। 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है आधार रेखा से, उसको क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और इस संलग्न क्षेत्र में वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, साफ सफाई कराने का समुद्र में अधिकार प्राप्त होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार होता है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान कराने का अधिकार होता है। ये होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग भारत का मानक समय रेखा की बात करते हैं। क्या करते हैं? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, इसको क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और जो भारत का मानक समय लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। चूँकि ये 82.5 डिग्री समानांतर मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, इसीलिए जो है भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। नैनी, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। कुछ किताबों में मिर्ज़ापुर भी दिया जाता है, तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है या फिर मिर्ज़ापुर प्रयागराज के। अब बात करते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर के मानक समय रेखा क्रॉस होती है? तो वो 5 राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ग्रीन मीन विच टाइम है GMT, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जहाँ से वर्ल्ड का टाइम जोन सेट किया जाता है, तो GMT से हमारा जो टाइम जोन है, भारत का मानक समय जो है वो 5.5 घंटे, कितना
5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। समझ में आया? तो ये थे भारत के भौगोलिक परिचय पार्ट 2। इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना था हम लोग को, चैनल स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल देखते हैं, इसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। देखिए, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, अर्थात दो समुद्र के 2 स्थलीय भागों को जो जलराशियाँ जोड़ती हैं उनको जो है चैनल कहते हैं, स्ट्रेट्स कहते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, अर्थात मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य अवस्थित है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है? मालदीव व मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप को ये अलग करता है या उनके बीच में अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल की हम लोग बात करते हैं तो ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल अवस्थित है? तो ये जो है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, मिनिकॉय द्वीप व लक्षद्वीप। आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो वो जो है मूंगा चट्टानों से निर्मित है। 10 डिग्री चैनल की हम लोग बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य अवस्थित है, अर्थात अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, के मध्य अवस्थित है। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है 10 डिग्री चैनल से कि अंडमान का कौन सा द्वीप और निकोबार के कौन से द्वीप के मध्य अवस्थित है? तो अंडमान का जो ये द्वीप है ये है लिटिल अंडमान और निकोबार का जो द्वीप है ये है कार निकोबार। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान के कौन से द्वीप और निकोबार के कौन से द्वीप के मध्य 10 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो उसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अंडमान का जो है लिटिल अंडमान व निकोबार के कार निकोबार द्वीप के मध्य अवस्थित है। अंडमान निकोबार भी पूछ सकता है या इन दोनों द्वीपों के पर्टिकुलर द्वीप का नाम भी पूछ सकता है। तो ये था भारत का भौगोलिक परिचय पार्ट 2। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस पार्ट 2 को देखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।